Good morning, students. Today we will discuss topic recrystallization. In last class, we are discussing recovery, and in this class, we will discuss about recrystallization. What is recrystallization? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था when a body जब हम एक रोड या वर्क पीस पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो रोड होती है वो इलोंगेट होती है, उसके ग्रेन्स की साइज है चेंज होती है, इलोंगेट टाइप में होती है। कुछ बॉन्ड्स है ग्रेन्स के, वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। कुछ बॉन्ड्स आफ्टर रिमूव टेंसाइल फोर्स अंडर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन according to Newton's law of motion, action to reaction force applied, that means यहाँ पर stresses are created, generate, that means these forces are causes strain, hardness, brittleness, these factors are created। तो आप लोग जब हम वर्क पीस पे फोर्स अप्लाई किया, फिर उसके बाद में फोर्स को रिमूव किया, ग्रेन साइज चेंजेस हुई। ग्रेन साइज जब फोर्स रिमूव के यहाँ पे स्ट्रेसेस स्ट्रेन बॉडी के अंदर रिस्टोर हो गया। ड्यू टू स्ट्रेन रिस्टोर्ड वैकेंसीज पॉइंट इफेक्ट्स आर क्रिएटेड। ठीक है, सम ग्रेन बॉन्ड्स आर ब्रेक। इन दिस केस हमें क्या करना होता है, जो स्ट्रेन है, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ है उनको क्या करनी होती है, रिमूव कर, जो स्ट्रेन है उसको रिमूव करना होता है। क्योंकि जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल कंडीशन में, मैंने आपको बताया था मेटास्टेबल कंडीशन में, उस केस में हम क्या करेंगे, इसका रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ। तो कल हमने पढ़ा था रिकवरी। व्हाट इज़ द रिकवरी? जब हम लो टेम्परेचर पर वर्क पीस है उसको क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। देन जो भी स्ट्रेन है बॉडी के अंदर वर्क पीस में वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, या फिर वैकेंसीज में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन दैट मीन्स उस केस में क्या होता है, जो ग्रेन बाउंड्रीज टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, वहाँ पर जब हम इसको हीटअप करेंगे, जब हम वर्क पीस को हीटअप करेंगे, जो ग्रेन बाउंड्री जो इम्प्योरिटीज़ आ गई थी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी और न्यू ग्रेन्स फॉर्म होंगे। यहाँ पर न्यू ग्रेन्स फॉर्म होंगे और हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली हीटअप करेंगे। जब हम इसको कंटिन्यूसली हीटअप करेंगे तो इसकी जो ग्रेन की साइज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ग्रेन्स की साइज है इंक्रीज होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन। In this recrystallization there is 3 steps. First one is nucleation, that means फर्स्ट वन जो फॉर्म होगा, जो ग्रेन बनेंगे या ग्रेन फॉर्म होंगे वो स्मॉल साइजेस में होंगे, उस साइज को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिएशन। नेक्स्ट वन जब कंटिन्यूसली हीटअप हो रहा है तो उस केस में जो सेकंड स्टेप होता है, उस केस में क्या होता है, जो ग्रेन साइज है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इस केस में क्या होता है, हम जो ग्रेन साइज होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला होता है उससे क्या कहते हैं, सेकेंडरी।
तो दिस इज़ 3 स्टेप्स ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन। तो इन 3 स्टेप्स को हम नेक्स्ट आगे यूनिट में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको रिक्रिस्टलाइजेशन बता रही हूँ। रिक्रिस्टलाइजेशन दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन, जो कि जिनकी रेंज होती है 0.3 to 0.5 TM। न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रेन फ्री क्रिस्टल्स। Nucleation of new grains in the usual sense may not be present and grain boundary migrates into a region dislocation density। That means मैंने आपको कहा था कि जब हम रोड को रिकवरी के बाद की स्टेप हम उसको कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, तो जो न्यू ग्रेन्स है वो क्या होंगे, फॉर्म होंगे। ठीक है, उस केस में जो स्ट्रेन है वो तो स्ट्रेन फ्री होगा। ठीक है, और जो यूजुअल जो न्यू ग्रेन्स है या ग्रेन बाउंड्री है वो कहाँ माइग्रेट हो जाएंगे, रीजन डिसलोकेशन डेंसिटी रीजन, यहाँ पर माइग्रेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेल्टा जी रिक्रिस्टलाइजेशन। दैट मीन्स जी डिफॉर्म्ड मटेरियल माइनस जी अनडिफॉर्म्ड मटेरियल। टेम्परेचर recrystallization is the temperature at which 50% of the material recrystallize in 1 hour। That means हम जो टी रिक्रिस्टलाइजेशन मटेरियल कंसिडर कर रहे हैं वो कौन सा मटेरियल है, दैट मीन्स 1 हावर में हम उस वर्क पीस या मटेरियल को जितना हीटअप कर रहे हैं उस केस में जितना टेम्परेचर उसने रिगेन किया है, ऑब्टेन किया है, उस टेम्परेचर को ही हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। डिफॉर्मेशन इंक्रीज, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डिक्रीज। दैट मीन्स ये है कंडीशन है कि जब डिफॉर्मेशन इंक्रीज होता है उस केस में जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। डैट मीन्स जो डिफॉर्मेशन हो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के। जो मैंने ये एरो अप साइन किया इसका मतलब है इंक्रीज, और एरो डाउन साइन किया है इसका मीनिंग है डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि आपका 2 रीजन मैंने बनाया। फर्स्ट रीजन है रीजन ऑफ हायर डिसलोकेशन डेंसिटी, रीजन ऑफ लोअर डिसलोकेशन डेंसिटी। तो अभी हमने पहले पॉइंट पढ़ा था कि जो बाउंड्रीज है डायरेक्शन ऑफ ग्रेन बाउंड्री वो किस तरफ माइग्रेट होती है, डिसलोकेशन की तरफ क्या होती है, हायर माइग्रेट होती है। तो जो ये एरो है ये क्या है, माइग्रेशन का एरो है। ठीक है, और ये जो रीजन है ये क्या है, लोअर रीजन। दैट मीन्स हायर डेंसिटी हायर डिसलोकेशन डेंसिटी की तरफ क्या होती है, जो ग्रेन बाउंड्रीज होती है वो क्या होती है, माइग्रेट होती है, मूव करती है। इनिशियल ग्रेन साइज डिक्रीज, दैट मीन्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डिक्रीज। ये होता है आपका कंडीशन होती है, अगर ग्रेन साइज डिक्रीज होगी तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। हाई कोल्ड वर्क प्लस लो इनिशियल ग्रेन साइज, फाइनल रिक्रिस्टलाइज्ड ग्रेन्स। दैट मीन्स अगर हम कोल्ड वर्क के केस में जो टेम्परेचर रखेंगे, यानी कि कोल्ड वर्क के केस में आपको मालूम है टेम्परेचर हम कम रखते हैं और ग्रेन साइज भी हम लो रखते हैं, इनिशियल ग्रेन साइज, तो उस केस में जो हमें सरफेस मिलेगी, फिर जो ग्रेन्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, फाइन ग्रेन्स मिलेंगे। फाइन मीन्स स्मूथली हमें जो मिलेंगे वो ग्रेन्स मिलेंगे, रफली ग्रेन्स नहीं मिलेंगे। एक होती है आपकी फिनिश सरफेस और एक होती है रफ सरफेस। ऐसे आपका ना जो ग्रेन्स होता है एक तो होता है फाइन ग्रेन्स और एक होता है
जो हमें जो सरफेस मिलेगी वो इस केस में क्या मिलेगी, फाइन रिक्रिस्टलाइज्ड ग्रेन्स मिलेंगे। कोल्ड वर्क टेम्परेचर, लोअर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, इंक्रीज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। दैट मीन्स हम कोल्ड वर्क का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उस केस में जो एनर्जी होगी लोअर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी, और उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वो होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ई की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है मैथमेटिक्स में, आपने 11th या फिर 12th क्लास में देखा होगा, मैथमेटिक्स के अंदर जो ई की पावर एक्स का ग्राफ वो ऐसे जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। इसी इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो टेम्परेचर का। तभी है ना, हम जब इसका जो डायग्राम देखेंगे वो क्या होगा, कर्वेचर डायग्राम टाइप में आएगा। तो अभी आगे डायग्राम आएगा वो हम देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ द प्योरिटी ऑफ द मटेरियल। दैट मीन्स जब हम जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है उस पर हम हीटअप करेंगे तो हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा, प्योरिटी ऑफ द मेटल का फंक्शन मिलेगा। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अगर वेरी प्योर मेटल है तो उस केस में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0.3 TM। TM मीन्स मीन टेम्परेचर। ठीक है, अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का रेंज 0.5 से 0.6 के बीच में रखते हैं तब हमें जो मटेरियल मिलता है वो कौन सा मिलता है, इम्प्योर मटेरियल। अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर 75 डिग्री के आसपास रखते हैं, दैट मीन्स 99.99% प्योर एल्यूमिनियम में मिलता है। ऐसे अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हम कॉमर्शियल प्योरिटी 275 डिग्री पर रखते हैं तो हमें कॉमर्शियल प्रॉपर्टी प्योरिटी कंसिडर होती है। द इम्प्योरिटी एटम्स सेग्रेगेटेड टू द ग्रेन बाउंड्री एंड रिटार्ड देयर मोशन। अगर एटम्स वो इम्प्योर होंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो ग्रेन बाउंड्री और जो उनका मोशन है वो क्या होगा, रिटार्ड होगा। दैट मीन्स सोल्यूट ड्रैग कैन बी यूज टू retain strength of materials at high temperatures. The impurity atoms शायद मैंने ये रिपीट कर दिया सोल्यूट, तो आप लोग देख लेना ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड फेज पार्टिकल्स also pinned down. Second phase particles also pin down the grain boundary during its migration. That means जो particles होते हैं वो क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं। ग्रेन बाउंड्रीज होती है वो माइग्रेट होती है। मैंने आपको बताया था रिक्रिस्टलाइजेशन के केस में 3 फेजेज होते हैं। फर्स्ट फेज होता है आपका न्यूक्लिएशन। दैट मीन्स इस केस में क्या होते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज बनते हैं। जब हम हीटअप करते हैं वर्क पीस को तब ग्रेन बाउंड्रीज बनती है। और फिर आपका आता है प्राइमरी के केस में क्या होता है, जब कंटिन्यूसली हीटअप होता है तब जो ग्रेन बाउंड्री, इस न्यूक्लिएशन के केस में तो ग्रेन्स बनते हैं, और प्राइमरी के केस में जो इनकी साइज है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर आपका आता है सेकेंडरी का मीन्स क्या होता है, जो ग्रेन साइज है वो इतनी इंक्रीज हो जाती है कि जब 2 ग्रेन्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, मर्ज करने लग जाते हैं। तो इन 3 स्टेप्स के कंसिडर हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हॉट वर्क एंड कोल्ड वर्क। जो टेम्परेचर होता है वो कौन सा हॉट वर्क पर होता है, कौन सा कोल्ड वर्क पे होता है। हॉट वर्क द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अबव टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन। दैट मीन्स हम जो वर्क पीस है उसको हीटअप करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव। कौन सी कंडीशन पे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। दैट मीन्स जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, प्लास्टिक
डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी होगी। तो हम अभी तक जितनी भी बात कर रहे थे या पहले भी हम डिफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, वो सारे जो प्रॉपर्टी वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पर ही डिपेंड है। नेक्स्ट बात करते हैं कोल्ड वर्क। तो कोल्ड वर्क का जो टेम्परेचर था वो कौन सा था, वो बिलो टेम्परेचर था। दैट मीन्स अगर हम वर्क पीस को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो हम हीटअप करेंगे तो वो कौन सी कंडीशन आएगी, कोल्ड वर्क की कंडीशन आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर रेंजेस लिखे हैं, कोल्ड हॉट के कोल्ड के रेंजेस है। जैसे आप वर्क नॉर्मल कंडीशन के अंदर 0.6 TM से 0.4 TM तक, ठीक है। तो ये वाला कौन सी, ये नॉर्मल कंडीशन है, जिस केस में क्या रहता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर 0.4 TM की मीन टेम्परेचर, 0.3 TM, 0.2 TM एंड 0.1 TM ये कोल्ड वर्क टेम्परेचर के लिए कंसिडर करते हैं हम। और 0.7, 0.8 अबोव वो क्या होता है आपका हॉट वर्क के केस में होता है। When a metal is hot work, the conditions of deformation are such that sample is soft and ductile. That means हम क्या कर रहे हैं, जब मेटल को हम हीटअप करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे, तब वो जो मटेरियल होगा वो कौन सी कंडीशन में होगा, हॉट वर्क कंडीशन में होगा। और जब हम ज़्यादा हीटअप कर रहे हैं मटेरियल, तो मटेरियल मेल्ट होने की कंडीशन, दैट मीन्स मटेरियल सॉफ्ट होगा और उसकी जो डक्टाइल है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली डक्टाइल इंक्रीज होगी क्योंकि जो उसका जो ब्रिटलनेस है वो कम हो जाएगा, उसका जो वीकनेस है वो कम हो जाएगा, जो उसका स्ट्रॉन्ग है वर्क पीस का, उसकी बॉन्डिंग वगैरह वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग आर negated by dynamic and static processes which keep the sample ductile। इस केस में क्या होगा कि जो स्ट्रेन हार्डनिंग है वो क्या होगी, डायनेमिक होगी, ठीक है। द लोअर लिमिट ऑफ टेम्परेचर फॉर हॉट वर्किंग इज टेकन एज 0.6 TM। दैट मीन्स जब हॉट वर्किंग की कंडीशन आती है तब जो इसका लोवेस्ट टेम्परेचर होता है वो 0.6 TM से स्टार्ट होता है। The effect of strain hardening is not negated. A recovery mechanism involves mainly motion of point effects। तो ये आपका ये बात होती है कोल्ड वर्किंग की। फिर है द अपर लिमिट 0.3 TM। कोल्ड वर्क के केस में जो अपर लिमिट है वो कितनी है, 0.3 TM। तो आप लोग ये डायग्राम देख सकते हो। अभी आपका एक पॉइंट और बाकी रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये है रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ का डायग्राम। तो इस केस में क्या होगा, जब हम रिकवरी कर रहे थे, ठीक है, ये आपकी है ग्रेन, यहाँ तक जो बात हो रही है वो ग्रेन साइज की बात हो रही है। ये जो ग्राफ है ये आपका है स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड डक्टिलिटी का ग्राफ। एंड दिस इज अबव ग्राफ है वो आपका कौन सा है, इंटरनल रेजिडुअल स्ट्रेसेस। दैट मीन्स स्ट्रेसेस कितने क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में जब हम इसका जो ग्रेन साइज है, जब हम रिकवरी की कंडीशन में क्या हो रहा था, जब हम रिकवरी कर रहे थे, रिकवरी का मीन्स हम हीटअप कर रहे थे, और हीटअप कौन सी कंडीशन में कर रहे थे, हम कोल्ड वर्क की कंडीशन में कर रहे थे। उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में जो स्ट्रेसेस थे वो क्या हो रहे थे, रिमूव हो रहे थे। तो आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या रही थी रिकवरी के केस में, जो डक्टिलिटी है, क्योंकि जब कोल्ड वर्क जब हमने कोल्ड वर्किंग की कंडीशन पढ़ी थी तो वहाँ पर हमारे पास में जो डक्टिलिटी है, जो ब्रिटलनेस था, जो वर्क पीस का जो ब्रिटलनेस था वो क्या था, इंक्रीज था उस केस में। फिर उसके बाद में हमने उसका क्या किया, रिकवरी किया तो उसकी जो डक्टिलिटी थी वो इंक्रीज हुई थी। दैट मीन्स हम जब रिकवरी करें तो उसकी डक्टिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, डक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और उसकी जो हार्डनेस है वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी।
और स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। अब ऐसे नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या हो रहे थे, मेन पॉइंट रिकवरी में क्या हो रहा था, स्ट्रेस क्या हो रहे थे, रिमूव हो रहे थे। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तब जो इनके स्ट्रेस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया रिकवरी। रिक्रिस्टलाइजेशन के केस में क्या हो रहे थे, न्यू ग्रेन्स बन रहे थे। यहाँ पर देख लो न्यू ग्रेन्स बन रहे थे। ठीक है, तो न्यू ग्रेन्स बन रहे थे, तो इस केस में क्या होता है, स्ट्रेन जो स्ट्रेन है वो अप्रोक्सीमेटली रिमूव हो जाएगा। तो आप स्ट्रेन यहाँ देख सकते हो अप्रोक्सीमेट डिक्रीज हो चुका है। जो हार्डनेस है वो इसकी चेंज होती रहेगी, और जो डक्टिलिटी है वो ओब्वियसली इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि जो वर्क पीस है, वर्क पीस को हम हीटअप कर रहे हैं, तो जो वर्क पीस जो मटेरियल है वो क्या होगा, सॉफ्ट होता जाएगा। दैट मीन्स उसकी डक्टिलिटी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। फिर उसके बाद में आपका आता है ग्रेन ग्रोथ। तो अभी मैं बताती हूँ ग्रेन ग्रोथ। उस ग्रेन ग्रोथ के केस में होता है जब हम उसको नेक्स्ट हीटअप करते तो इनकी साइज़ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो इस केस में जो डक्टिलिटी है वो अप्रोक्सीमेट, हार्डनेस है वो कांस्टेंट रहती है, स्ट्रेंथ है वो भी कांस्टेंट रहती है, डक्टिलिटी थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है अप्रोक्सीमेट, फिर कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका ग्राफ।